Thank you. Another Amish Gorman is to the point. मान्यवर अध्यक्ष जी, श्री आरिफ मोहम्मद खान ने पिछले सप्ताह जिस बहस का आरंभ किया उसमें अनेक सदस्यों ने भाग लिया है और कुल मिलाकर के जो चर्चा हुई है वह बहुत सार्थक हुई है और सभी वक्ताओं के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान दिलाया और उन्हें जो कुछ लगा कि उस समस्या के विषय में हमारी कमी है उसको भी सदन के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए विशेष रूप से प्रोफेसर कुरियन के प्रति आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस चर्चा के दौरान कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे मानो हम सदन को ही विभाजित कर रहे हैं और देश को भी सांप्रदायों के आधार पर विभाजित कर रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए था। और इसीलिए उन्होंने उस पर खेद व्यक्त करते हुए यह कहा कि किसी संप्रदाय के लिए राष्ट्र विरोधी आदि कहना अगर कोई कहता है तो गलत है, लेकिन शायद कहा भी नहीं है। मैं 1970 में पहली बार संसद में आया था जब मैं राज्यसभा में निर्वाचित हुआ था और तब से लेकर के आज तक 2 वर्ष बीच के छोड़ करके, जब 1996 में मैंने चुनाव नहीं लड़ा, उन 2 वर्षों को छोड़ करके बाकी शेष समय अर्थात कि 26 साल मैं संसद में रहा हूं। इन 26 सालों में प्राय हर वर्ष यह चर्चा होती थी। कोई वर्ष ही नहीं बीतता था जब सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक दंगे, इन पर चर्चा न हो। और जैसा उस दिन नकवी जी कह रहे थे कि पूरी चर्चा वह लाशों की गिनती की होती थी। किस दंगे में कितने लोग कहाँ मरे, कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, प्राय चर्चा यही होती थी। और उसमें किसका दोष है ये, अच्छा ये सरकारें बदलती रही। अधिकांश समय तो इन 28 सालों में तो कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, तो भी यही भाषा मैंने तब भी सुनी कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने को असुरक्षित अनुभव करते हैं इस शासन में। और वो बोलने वाले सब लोग होते थे। इधर हमारे बैठे हुए लोग थे, जो उधर होते थे वो भी यही बोलते थे। उस समय यहां बैठे हुए जो लोग हैं वही रहते थे कि जो नहीं बोलते थे, और वो कहते थे कि बहुत सुरक्षित है, कोई संकट नहीं है किसी भी प्रकार का। मैं इस नाते इस बार की चर्चा को एक अभूतपूर्व चर्चा मानता हूं, सर्वथा अपूर्व चर्चा मानता हूं, यूनिक चर्चा मानता हूं, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन है। देयर इज द क्वालिटेटिव चेंज इन द नेचर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑन द कम्युनल क्वेश्चन। सांप्रदायिक विषय जो है उस पर चर्चा का इस बार, और ये 2 घंटे की चर्चा शायद 10 घंटे चली है, 12 घंटे चली होगी, लेकिन 12 घंटे की चर्चा में भी पूरी देर फोकस जो है वो अमुक व्यक्ति ने ये वक्तव्य क्यों दिया, कैसा दिया। संगमा साहब जो हमारे एक सम्माननीय सदस्य हैं इस सदन के, उन्होंने पूरा अपना बयान वह इस बात पर केंद्रित किया
कि आपकी जो विचारधारा है वह समस्या है। और हमारे मैनिफेस्टो में से उन्होंने कोट करके कहा कि आपका यह कथन कि हिंदुस्तान में एक राष्ट्र है, एक जन है, एक संस्कृति है और यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना, यह आज की समस्या का मूल है। मुझे वैसे बहुत खुशी हुई कि उनके मन में, उनमें तो वक्तव्य भी नहीं थे, एक आध वक्तव्य कोई उल्लेख किया होगा, लेकिन घटनाओं का तो उन्होंने उल्लेख किया ही नहीं जिसको एट्रोसिटीज कहा जाए, क्योंकि एट्रोसिटीज एक बहुत बड़ा शब्द है। मैं मानता हूं कि इन दिनों में इधर उधर से जो सूचनाएं मिली, दे कैन बी कॉल्ड एक्सेसेस, दे मे इवन बी कॉल्ड इनजस्टिस समवेयर। और सरकार का कर्तव्य है कि कहीं पर ज्यादती होती है, कहीं पर अन्याय होता है, कहीं पर बेइंसाफी होती है, तो उसके बारे में कदम उठाए। और जो सरकार बेइंसाफी के खिलाफ कदम नहीं उठाती, अन्याय के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ कदम नहीं उठाती, तो वह निश्चित रूप से लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा करेगी। और फिर जो बात बनतवाला जी ने कही कि अल्पसंख्यक जो है वो असुरक्षित अनुभव करते हैं, उसमें वजन आ जाएगा। लेकिन कदम अगर उठाए तो फिर वो असुरक्षा की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये मैं अनुरोध करूंगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों में अगर असुरक्षा की मानसिकता पैदा होगी तो निश्चित रूप से देश को नुकसान होगा। और अगर मेरी सरकार इस असुरक्षा की मानसिकता का निराकरण नहीं कर सकती तो हम सफल नहीं हो सकेंगे इस सुशासन में, शासन का कार्य चलाने में। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि अच्छा शासन, जिसको हमने कहा कि हम 50 साल पहले प्राप्त स्वराज्य को सुराज्य में बदलना चाहते हैं, तो सुराज्य का पहला लक्षण है सुरक्षा। और अगर नागरिक, कोई भी नागरिक, वो अपने को असुरक्षित अनुभव करे तो उसका मतलब शासन में कमी है। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं अपने सभी सदस्यों से, सभी पार्टियों से, कि अगर हमारी ओर से ज्यादती को रोकने की कोशिश न की गई होती तो आप दोष निकालते। या मैं मानता हूं कि बड़ा विवाद आजकल चल रहा है इस फायर के फिल्म को लेकर के, और उस फायर के फिल्म का मैंने देखी नहीं, लेकिन जो मैं वर्णन पढ़ता हूं तो मन में ग्लानि होती है कि क्यों ऐसी फिल्में बनती है। होगा अमेरिका के लिए ठीक होगा, पश्चिम के लिए इस प्रकार की चीजें ठीक होंगी कि लेस्बियनिज्म पर पूरी फिल्म बनाओ, लेकिन हिंदुस्तान के सारे वातावरण में क्या वो सूट करती है? लेकिन फिर भी जब मुझे पता लगा कि किसी ने जाकर के यहाँ पर सिनेमा पर और पोर्ट तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैंने स्वयं कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहा कि ये नहीं चलेगा। और वो चाहे मेरे सहयोगी दल के मेंबर होंगे, लेकिन आपको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे पता लगा कि मुंबई में इस प्रकार का प्रदर्शन हुआ, जिस प्रदर्शन में लोग जो हैं एक पार्टी के कपड़े अपना निकाल करके केवल कच्छा पहन करके वहां पर गए, जाकर के प्रदर्शन किया, पूरे नारे लगाए। तो मुझे भले वो फिल्म पसंद ना आए, लेकिन मैंने कहा कि इस प्रकार का प्रदर्शन जिसमें वैंडलिज्म हो या इंडिसेंसी हो, यह लोकतंत्र में नहीं चलेगा। और शासन का कर्तव्य हो जाता है कि अपना काम करे। असुरक्षा का भाव किसी में पैदा नहीं होना चाहिए, असहिष्णुता का भाव बढ़ना नहीं चाहिए। चाहे कल हमारे बैठे इस समय है नहीं शिवसेना के हमारे नेता, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र किया किसी अध्यापकों के प्रदर्शन का कि किस प्रकार के अध्यापक आए थे। मैं नहीं जानता, वो कंपीट कर सकते हैं इस प्रकार की बात में। मैं दोनों को गलत मानता हूं। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन के भी लोकतंत्र में सौम्यता, शिष्टाचार, इसका भी एक स्थान है। तो इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संतोष है कि 10 घंटे की इस चर्चा में हत्या और हिंसा की चर्चा नहीं, उपद्रव और उत्पात की चर्चा नहीं। चर्चा है तो यह बयान क्यों दिया?
चर्चा है तो हमारे घोषणा पत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा क्यों की है, एक संस्कृति की बात क्यों की है? मैं If he doesn't want to, then. Mr. Speaker, sir, I'm thankful to the Home Minister for having held it. While one can discuss the merits of a particular film, how does the Home Minister view the tendency to turn every question into Hindu-Muslim question? The corollary to the same thing is receiving honor from a country like Pakistan, which has been admittedly unfriendly. The same as shifting. Jaipalji, I do not want to be drawn filthy to Pakistan. I'll deal with it. Does the Home Minister recall if it that were Mr. Morad Desai was also given the same award? It's not a relevant interview. Please. I do not want it to be drawn up at a tangent. I am not discussing either fire or Dalit Kumar. I may have much to say about that, and I may agree with many of the things that these people may be saying. But if they were only saying it, I would not contradict it. But the moment they take the law into their own hands, indulge in vandalism or indulge in indecency, I have a duty and therefore I have done it. I am not discussing either the film or its participants or those who are supporting it. I am not discussing that. Please, you have drawn into a different direction. We are concerned at the moment with ensuring that no citizen in this country, irrespective of whether he belongs to a minority or a majority, this minority or that minority, he should feel unsafe. Sir, let me recall history. What was the basis of partition? The success the Muslim League achieved in creating a sense of insecurity in the Muslim community, that if India is not divided, India remains undivided as the Congress wants it, the result will be that you will be underlings to the Hindu majority. I am not going into the details of the attacks that were made on Gandhiji those days. After all, it was Gandhiji who talked about Ramaraj. रामराज्य की चर्चा मैंने नहीं की. पहली बार अगर किसी ने रामराज्य की चर्चा की, एक नौजवान ने, विद्यार्थी ने उनसे पूछा कि आप हमको कहते हैं कि स्वराज्य के लिए आप त्याग करिए, आपकी क्या कल्पना है स्वराज्य की, हमको बताइए. उन्होंने कहा इस समय भाषण तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक शब्द में तुमको बताऊं तो मैं कहूंगा कि स्वराज्य होगा रामराज्य. नाउ हियर इन इंडिया, रामराज्य concept has always been something of an ideal king. Ideal kingdom. ये कल्पना बहुत पुरानी है. Please, it's not going to be a running conversation between us. There should be some. I'll do it. I allow. Please, sir. And your concept of Ram Rajya I am not yielding. is quite given. I have not yielded. He's saying that I have not yielded. Please. I have not yielded. Please, I don't want anyone to support me. Please, आप शांत रहिए. No, please, put in. No, I know that. I am aware of it. I am aware of it. आप धीरे धीरे कहेंगे. जैसे आज मैंने 6 दिसंबर के बारे में अभी 6 दिसंबर को, और आरिफ साहब ने पहले उसका जिक्र किया. अयोध्या का जिक्र तो कईयों लोगों ने किया, लेकिन आरिफ साहब ने अपना भाषण देते हुए शुरू में ही कहा कि क्योंकि अभी 6 दिसंबर बीता है, आज तारीख है 16, और 6 दिसंबर को कुछ 2-3 टेलीविजन के करस्पॉन्डेंट्स मेरे पास आए और आकर के कहा आज 6 दिसंबर है, हम आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं आज से 6 साल पहले जो 6 दिसंबर हुआ था. अब साधारणतः मैं इस विषय पर पिछले 6-8 महीनों में बिल्कुल कुछ नहीं बोला. उस दिन मैंने, क्योंकि 6 दिसंबर था, उन्होंने सवाल पूछा और मैं अगर कहता कि मुझे कुछ नहीं कहना है तो शायद कोई गलत अर्थ समझते. मैंने कहा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, नहीं होनी चाहिए थी, और उस घटना के कारण मेरी पार्टी को, मेरे कॉज को धक्का लगा, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी धक्का लगा. हाँ, प्लीज आप मत करिए. Please, don't disturb him. और उसके बाद
आरिफ साहब ने अपनी बात उसको कहा और उसका स्वागत किया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अडवाणी जी ने आज से 6 साल पहले यही बात कही होती तो हो सकता है कि उस घटना के बाद जो बातें हुई वो ना होती। दिस इज व्हाट आई एम राइट आई सपोज। हाँ, मैं ये चीज इसी रामराज के संदर्भ में कहता हूं कि आप जब कहते कि गांधी जी की कल्पना रामराज की अलग थी, आपकी कल्पना अलग है, तो मेरी कल्पना अलग है, ये प्रिज्यूम करने वाले भी जो हैं वो इस बात की भी कोशिश नहीं करते कि मेरी कल्पना मैंने कहीं कही है तो क्या कही है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से 6 दिसंबर की अभी मैंने बात कही तो किसी ने ये भी लिखा, किसी ने संपादकीय लिखा, एट लास्ट आखिर अडवाणी जी ने माना कि 6 दिसंबर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, ये लिखा। नहीं, मैं अभी आता हूं, नहीं मैं अभी बताता अभी आता हूं। हाँ, बेटर लेट देन नेवर, दिस इज ट्रू। Sir, this is exactly what I say. Let us not, we are not the common people. It is often said, कहा जाता है कि सामान्य लोग जो हैं, they have a very short memory. उनको कुछ याद नहीं रहता है और इसीलिए पुरानी बात वो भूल जाते हैं। राजनीति में जो प्रमुख है, और मैं मानता हूं कि जो लोकसभा का मेंबर बनता है और लाखों लोगों का प्रतिनिधि बनता है, वह निश्चित रूप से बहुत प्रमुख है, और सांसदों को इस प्रकार की सिलेक्टिव मेमोरी नहीं रखनी चाहिए। सिलेक्टिव एमनेसिया का चार्ज मुझ पर लग सकता है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैंने अभी तो एक शब्द का प्रयोग किया, दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने तो इतना ही कहा कि आई रिगार्ड दैट एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लेकिन घटना जब हुई 6 तारीख को, तब जिन लोगों ने मुझे उस दिन देखा था उनको पता है, उसका मैं वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन 27 दिसंबर को 1992 को मैंने कोई छोटा मोटा वक्तव्य या एक छोटी टिप्पणी नहीं की थी, पूरा लेख लिखा, फुल आर्टिकल। और जो फुल आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पर छापी, पहले पेज पर, और वहां का जो टेलीग्राफ है कलकत्ते का, उसने उन 3 आर्टिकल्स को सब मिला करके और पूरा पेज छापा। उसका एक केवल पैराग्राफ में पढ़ूंगा, अनफॉर्चुनेट की तुलना करने के लिए कि मेरी जो उस समय प्रतिक्रिया थी वो क्या थी। मैंने कहा कि दिस ईयर्स कार सेवा डे एट अयोध्या on December 6th turned out to be one of the most depressing days in my life. Of course, many others there were ecstatic with joy, a mood I just could not share. I have seldom felt as dejected and downcast as I felt that day. मैं कोई ताली बजाने की जरूरत नहीं, मैं केवल इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं, और मैंने साथ साथ आगे ये भी विस्तार से लिखा कि मेरा दुख किस कारण से था। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं कि जो कहते हैं कि बहुत गांधी जी की हत्या के बाद फिर ये हो गया वो हो गया और बड़ा, उसके कारण नहीं। मैंने कहा कि मैं इस प्रकार की कल्पना नहीं करता हूं, उसका मैंने वर्णन किया, आज मैं उसको संदर्भ नहीं बनता। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि मैं बहुत दुखी था क्योंकि कल्पना दूसरी थी। मुझे अयोध्या के आंदोलन के बारे में बहुत गर्व है, बहुत जबरदस्त आंदोलन था, लेकिन मेरी दृष्टि से मैं उसको वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ आंदोलन मानता था। मैं उसका विस्तार से कर सकता हूं, आज प्रसंग नहीं है, कर सकता हूं किसी समय। इस समय तो मैं इतना ही कहूंगा, आप सहमत नहीं है जयपाल जी, आई डोंट वांट यू टू एग्री विथ मी, आई डोंट एक्सपेक्ट यू,
After all, you have all that I say is, let us not be unfair to anyone. और इसीलिए जब कुरियन जी ने कहा कि कुरियन ने जो कुछ कहा, तो एटलीस्ट आई फाउंड अ रिफ्रेशिंग चेंज फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्पीचेस एंड देयरफॉर आई वेलकम्ड इट. नॉट दैट आई एग्री विथ हिम कि बड़ा अनर्थ हो गया है और बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत अत्याचार हुए हैं, एट्रोसिटीज हुई हैं. आई डोंट एग्री विथ इट, क्योंकि घटनाएं तो लगातार होती रही हैं. ये मेरे पास ये है 10 साल का चित्र. मैं आंकड़े नहीं सुनाऊंगा, मैं 10 साल के आंकड़े नहीं सुनाऊंगा. Raju Singh, please. Always you are disturbing. Please. ये 10 साल के आंकड़े हैं कि भाई हर साल 1989 से लेकर के 1998 तक सांप्रदायिक हिंसा में कितने लोगों की मृत्यु हुई है. और उसमें मैं देखता हूं कि इन 10 सालों में लोएस्ट फिगर अगर कोई है तो 1998 की है. और इसीलिए मेरे मन में संतोष है कि भाई देखो, मैंने अगर कहा कि हमारी सरकार अगर आएगी, आखिर तो मैं कैंपेन के दौरान में जब जनवरी में गया था देश भर में, तो ऐसे स्थान थे जहां पर मैंने भाषण सुने और वहां के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि यहां पर वाजपेयी जी की सरकार नई दिल्ली में आ जाएगी तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी, दंगे हो जाएंगे. और मैं नाम नहीं लेता किसी का आज यहां पर, लेकिन कहे और सुना मैंने, उस समय जवाब भी दिया. और एक्चुअली देखता हूं तो फिगर्स जो हैं दे वेरी फ्रॉम 1000 to 2000 पीपल डेड. और ये हमारे इस साल में 19 अक्टूबर के 31 तारीख तक 162 इज द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल डेड. 162. और वो कई प्रकार की होंगी. जहां तक हिंदू मुसलमान का सवाल है, मुझे अभी किसी ने भेजा कि भाई पिछले साल और इस साल का भी कंपैरिजन करके बताओ. कोई जरूरत नहीं. I don't want to compare these. Even last year when Jayapal Reddy was in office, the number of people who died, मैं उसकी जरूरत नहीं समझता, क्योंकि अगर कम मरे या ज्यादा मरने नहीं चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा का भाव एक एक को मिलना चाहिए. और मेरा फर्ज विशेष बनता है, क्योंकि मुझे सरकार में आते हुए भी अगर सबसे बड़ी कठिनाई कोई लगती थी तो ये चारों ओर जो वातावरण फैला हुआ है कि इनकी सरकार आई तो दंगे हो जाएंगे, इनकी सरकार आई तो माइनॉरिटीज जो है असुरक्षित होंगे. इसीलिए मैं जिसको कह सकते हैं आउट ऑफ द वे जा करके भी केशु भाई पटेल से बात करता हूं, जो भी करता है, जहां पर भी करता है. और मैं सबसे ज्यादा चिंतित हुआ जब मध्य प्रदेश की झाबुआ की बात मैंने सुनी, बिकॉज इट वॉज हॉरिफाइंग, इट वॉज टोटली डिस्गस्टिंग, माने हॉरेंडस कि कोई जाकर के और नन्स के ऊपर इस प्रकार का बलात्कार करे, नन्स पर करे या किसी स्थान पर जैन साध्वियों पर किया. इट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग. दोज हु हैव डिवोटेड देमसेल्व्स टू रिलीजन एक्सेप्टेड कि भाई जीवन भर वो इस प्रकार से की कमजोरी से मुक्त रहेंगे, उनके ऊपर कोई जाकर के ऐसा बलात्कार करे, वह तो दैत्य है, जघन्य अपराध करता है. और जैसे ही पता लगा तो मैंने वहां की मध्य प्रदेश की सरकार से जानकारी प्राप्त की. और जानकारी प्राप्त करने के बाद वहां से किसी ने फोन किया कि वहां पर तो ये हिंदू और क्रिश्चियन का मामला बन रहा है, ये सही नहीं है. तब मैंने मध्य प्रदेश की सरकार को ही कहा कि आप बताइए कि इनकी ये किस किस रिलीजन के लोग हैं, क्योंकि आपने बताया कि ट्राइबल्स हैं सबके सब, लेकिन किस रिलीजन के हैं. मैं इससे संबंधित नहीं हूं कि उनका राजनीतिक झुकाव क्या है, मेरे से कोई संबंध नहीं. क्योंकि मुझ लोगों ने कहा कि इसको आप उठाइए, मैंने कहा मैं नहीं उठाऊंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप इसको जरूर बताइए. और जैसे ही उन्होंने मुझे फिगर्स भेजे, मुझे कहा गया कि कल किसी सदस्य ने यहां से खड़े होकर के कहा कि अडवाणी ने गलत बोला. मैंने कहा देखो, अगर गलत बोला है तो मुझे मध्य प्रदेश की सरकार ने जो बताया है वही बोला है, मैंने और कुछ नहीं बोला है. मेरी कोई जानकारी का कोई सोर्स नहीं. मध्य प्रदेश की जानकारी मध्य प्रदेश की सरकार ने मुझे लिख करके दिया कि 24 लोग हैं, उनके नाम भेजे, और उन 24 में से ये 12 जो है वो ईसाई हैं, ये 12 जो है वो हिंदू हैं, ये करके भेजा. मैंने वो बताया. और यह बात मैंने इसलिए कही, इसलिए नहीं कि वो ईसाई थे, लेकिन इसलिए कही कि मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार की हत्याओं को कोई भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश न करे. दुर्भाग्य से हुआ है, दुर्भाग्य से हुआ है. और उस पहली झाबुआ की घटना के कारण हिंदुस्तान भर के
अनेक हजारों स्कूलों के बच्चे बाहर निकल के गए, प्रोसेशन निकाले, ये निकाले। मैं तो समझता हूं कि एक कर्तव्य था हमारा कि हम तुरंत इस बात का प्रतिवाद करते। मेरे पास तो विदेश के दूत आए, राजदूत आए, और ये कहने के लिए कि क्या घटना हुई। मैंने बताया उन्हें और वो सुन करके चुप हो गए, और उसके बाद उनको कहने का कुछ नहीं था, क्योंकि ये बात सुनने के बाद तो सारी बातें बेकार हो गई। अलबत्ता मैं मानता हूं कि जिस विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने ये बयान दिया वो सरासर गलत दिया, और उसको गलत ही नहीं दिया, उसको मैंने उनके जो सबसे बड़े अधिकारी थे उनसे मैंने उनको कहलवाया, और उस सबसे बड़े अधिकारी ने तुरंत वक्तव्य दिया, घटना की निंदा की। मुझे आश्चर्य है कि यहां पर बैठे हुए इतने लोगों ने झाबुआ का जिक्र किया, किसी ने अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर के बयान का वर्णन नहीं किया, हर एक बीएल शर्मा का करता रहा। Once again, selectivity in the matter of even statements, ये क्या हमको आगे बढ़ाएगा? ये क्या अच्छा करेगा, भला करेगा? We quote BL Sharma, but we refuse to quote Ashok Singhal, who is certainly their tallest leader, जो सबसे बड़े उनके नेता हैं, उसका जिक्र नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इस चर्चा में अगर संदर्भ यह होता कि यह घटना नहीं होनी चाहिए, आई रेडिली एक्सेप्ट। मैं तुरंत कहूंगा, मेरा कर्तव्य है आपसे भी ज्यादा कि हिंदुस्तान भर में, खास करके जहां पर हमारा शासन है, वहां पर किसी भी व्यक्ति को असुरक्षा का भाव ना हो, यह हमारा कर्तव्य है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि कोई कम्युनल रंग हर बात को नहीं देना चाहिए, ये अच्छी चीज है। और आपने कहा कि उसमें क्रिश्चियंस भी इन्वॉल्व थे, लेकिन अब क्या हो गया है, लोगों में कंफ्यूजन फिर पैदा हुआ है। इसके लिए कि कुछ एसोसिएशंस की तरफ से कहा गया कि कोई भी क्रिश्चियन उसमें नहीं है, जितने भी गिरफ्तार हुए हैं उनमें भी नहीं है, और जो बाकी बच रहे हैं गिरफ्तारी से उनमें भी नहीं है। तो इस तरह अब एक अलग बात जा चुकी कि आपका बयान खरा नहीं है। तो इसलिए लोगों में संतोष और इत्मीनान पैदा करने के लिए क्या आप इसकी मजीद छानबीन करके और फिर अपनी छानबीन सीबीआई या किसी भी जोर सरिये से करवाकर इस बात को और भी खुले तौर पर आवाम के सामने पेश करेंगे? जिन्होंने उसका प्रतिवाद किया उसमें एक भी तथ्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन उस प्रतिवाद के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जो अधिकृत सूचना मध्य प्रदेश की सरकार ने हमको दी थी, उसको ज्यों का त्यों हमने रिलीज किया है प्रेस को। सब नाम दिए हैं, कौन उनमें से ईसाई है, कौन उनमें से हिंदू है, इसका पूरा विवरण हमने प्रेस को दिया है। आप चाहेंगे मैं सदन को भी दे सकता हूं, मुझे किसी भी दिक्कत नहीं। मैं इतना ही मानता हूं कि उनको भी शायद इस पर धक्का लगा होगा कि हमने इतने दिन कैंपेन किया, जिस आधार पर उस कैंपेन का सारा नीचे से धरातल निकल गया, और इसीलिए उन्होंने सहज रूप से, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन सहज रूप से उन्होंने प्रतिवाद कर डाला कि नहीं गलत बात है, और प्रतिवाद कर डाला। मैंने तुरंत गृह मंत्रालय को कहा कि अब आप केवल ये मत कहिए कि उनमें से कुछ क्रिश्चियंस थे, आप सबके नाम दे दीजिए और आप वो तारीख भी दे दीजिए जिस दिन वो मध्य प्रदेश की सरकार ने, उसके जिस अधिकारी ने हमको पत्र लिखा है वो ऑफिशियली दे दीजिए। और उन्होंने दे दिया। मैं समझता हूं उसमें कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ करने की जरूरत है तो, क्योंकि वैसे तो संगमा जी ने जो विचारधारा की बात उठाई थी उसका काफी अच्छा उत्तर उमा जी ने दिया था, और उमा जी ने यह भी बताया कि मैं अगर इस मामले में सेक्युलर हूं तो इसलिए नहीं हूं कि मैं कोई ईसाई स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, और वो किसी ईसाई स्कूल में नहीं पढ़ी है, गांव के किसी स्कूल में पढ़ी है और 5वीं कक्षा तक पढ़ी है, तो भी उनके पूजा घर में जहां कृष्ण की मूर्ति है तो वहां पर एक ईसा मसीह की भी मूर्ति है, क्योंकि हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए मुझे आश्चर्य हुआ जब कल हमारे संगमा जी इस बात पर आपत्ति उठा रहे थे कि अडवाणी जी तो बुद्धों को भी, बौद्धों को भी और हिंदुओं का हिस्सा मान करके वो कहते हैं कि बुद्ध जो हैं वो तो विष्णु के अवतार थे। उन्होंने कल यहाँ पर यही कहा, और मैं अपना पूरा भाषण, वहाँ लिखित भाषण था, एक बौद्ध सम्मेलन था पिछले महीने सारनाथ में, विश्व भर के लोग, अलग अलग स्थानों से लोग आए थे, बौद्ध थे, और वहां पर मैंने ये बात जरूर कही थी कि बुद्ध डिड नॉट अनाउंस एनी न्यू रिलीजन,
He was only restating with a new emphasis the ancient ideals of the Indo-Aryan civilization. He cleansed the faith and the customs that were prevalent then of the dross that had accumulated and focused on the essential ideals of Dharma. The relationship between India and Buddhism is unbreakable, and this inseparableness must be understood by all. India is where Buddha was born, and India is where Buddha's legacy lives. और फिर मैंने कहा, Buddha is an avatar for most Indians and is held in reverence by all sects and subsects of the Hindu society. अब ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जो बुद्धिज्म को कम करने के लिए है, नहीं, मैं तो हमारे यहां पर दशावतार की जो कल्पना है, उस दशावतार की कल्पना में वन ऑफ द अवतार्स इज बुद्ध। मैं कहता हूं कि किसी ने भी, हम में से बहुत सारे लोगों ने अनेक बार भरतनाट्यम का दशावतार देखा होगा, कथक का दशावतार देखा होगा, और सब में एक अवतार बुद्ध जरूर है। और बावजूद इसके कि बुद्ध जिसको ट्रेडिशनल सेंस के आस्तिक नहीं थे, वो ईश्वर के विश्वासी नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके, मैंने उसी में कोट किया, मैंने कहा स्वामी विवेकानंद जी जो बड़े ईश्वर भक्त थे, आस्तिक थे, उन्होंने बुद्ध के लिए क्या कहा? द लाइफ ऑफ बुद्ध शोज दैट इवन अ मैन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, हैज नो मेटाफिजिक्स, बिलोंग्स टू नो सेक्ट and does not even go to any church or temple, even he can attain to the highest. I wish I had even one infinitesimal part of Buddha's heart. Buddha may or may not have believed in God. That does not matter to me. He reached the same state of perfection to which others come by bhakti or love of God, yoga or jnana. Perfection does not come from belief or faith. Talk does not count for anything. Parrots can do that. Perfection comes through disinterested performance of action. अब ये disinterested performance of action करके मैंने उस पर जरूर जोड़ा कि इसका अर्थ वही गीता का पाठ है, गीता का ज्ञान है, जिसमें उन्होंने कहा कि निष्काम योग, निष्काम कर्म करो, उस पर मैंने कहा। अब उस पर आपत्ति कर रहे थे हमारे संगमा जी कि इन्होंने भगवत गीता कैसे कहा। Sir, I do respect your sentiment that in World Buddhist Summit there at Sarnath you say that Lord Buddha is the incarnation. That appears in the World Buddhist Summit at Kathmandu also, where I did say it is the own belief of the Honorable Minister, because I was there in Kathmandu, not in India. But Buddha never claimed that he is a God. Neither he said that he is a son of God, nor he is a messenger. He said, I am a common man. Not, wait, I'm not, I'm just clarifying, let me clarify. Let me clarify. He believes between relation between man and man. And on occasion, he said, when he was breathing lastly, his disciple Ananda said, Lord, I do expect that I will attain Sarga. He said, Ananda, I don't believe in Sarga, Narka, non-incarnation. It may be your own logic, but don't impose on us that we should accept that Buddha is incarnation. That is my clarification. Perfectly. मैं आपका आदर करता हूं, और मैं तो कहता हूं आपने जो अभी बात कही उसके कारण बुद्धा तो हमारे नजर में और ऊंचे उठ जाते हैं कि he never claimed to be God, he never claimed to be a messenger of God, and I have never said मैंने तो कहा कि हिंदू समाज उन्हें अवतार मानता है, हाँ, बस that's all. दशावतार, वो और कुछ नहीं कहा. My please, I don't want to challenge, but don't impose on us. No, not at all. Don't. Mr. Gawar, please. I have read out exactly. I said Buddha is an avatar for most Indians and is held in reverence by all sects and subsects of Hindu society, not merely the Buddha. Exactly. अध्यक्ष जी, मैं अब उस पर आऊंगा क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टो मेरा कोट किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा की और इस पर आपत्ति की कि ये वन कल्चर की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उमा जी ने उनको कहा कि वन नेशन में तो आप विश्वास करते होंगे। अब उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा वन पीपल में भी आप विश्वास करते होंगे,
शायद आपको आपत्ति होगी तो वन कल्चर पर होगी, ये उमा जी ने इंटरप्रेट किया। वैसे तो यहाँ पर सदस्य हमारे बैठे हैं जिनको वन नेशन पर भी आपत्ति हो सकती है। हमारी कम से कम एक आध पार्टी है कि जो हिंदुस्तान को वन नेशन की कल्पना नहीं मानते, वो कहते हैं इंडिया इज अ मल्टीनेशनल स्टेट, उनकी कल्पना है। मैं उसका थोड़ा सा जिक्र अगर बात भी करूंगा तो करूंगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। मैं तो खाली मैं मानता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू Sir, only see, India is one nation, only pluralistic culture. राइट, That's all. द प्लूरलिस्टिक I don't culture think anybody else says. I would say that Nobody else says any large multinational. if you want, I can quote to you. I can quote to you the memorandum submitted by the CPIM to the Sarkaria Commission. I don't want to do it now. This is not the occasion. But they have in that insisted. Don't misinterpret. That mentions about Don't misinterpret. Nationality question is different. Sub-nationalities only. One at a time, right? Vasudeva is all right. He said, Vasudeva, sir, why please. should all of you shout? What Vasudeva? No, Vasudeva, please. Constitutional. Unity. Vasudeva Acharya, please. No, please. No, please. Up, please. Please. No, let him complete. Don't misinterpret. No, this is wrong. I No, don't please. explain properly. Vasudeva Acharya, please. Misinterpret. Multi-language. Vasudeva Acharya, please. No, let him complete, please. He is not. Misinterpreting. No, he is not yielding, please. Please. You forget that. Madam, please take her. I simply said कि संगमा जी को इन्होंने जो रेफर किया, उमा जी ने, she asked him, your objection cannot be to one nation, your objection cannot be to one people, you may be objecting to the concept of one culture. जिसको अभी हमारे कुरियन जी ने कहा कि it's a pluralistic culture. No objection, it's one culture. In every country, which is a large country, in every country which is an ancient country, the culture is bound to be pluralistic. The culture is bound to be composite. The culture is bound to have a lot of diversity. You cannot have uniformity. It's inevitable. But the point is, it is one culture. ये मैं आपको बताऊं, आज अगर ये संसद बनती ना, स्वतंत्रता आती, please. The proper expression could be different facets. I know that. I am aware of it. Different facets. But one culture, there is nothing wrong about it. अब मैं बताता हूँ, ये 1998 है, हम आज़ाद हुए 1947 में, और 1947 के बाद जब भी इस लोकसभा में बैठना शुरू किया होगा, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो वहाँ बैठती थी, लोकसभा शायद यहाँ बैठती हो, मुझे नहीं पता कि ये कब लिखा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा गया होगा कहीं 47 में, 48 में। आज अगर हम बैठते और स्पीकर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब कहते कि यहां पर लगाओ धर्मचक्र प्रवर्तनाय, तो उसी प्रकार का विरोध होता जैसा संस्कृत का विरोध हुआ अभी वैसा ही विरोध होता, वंदे मातरम का वैसा ही विरोध होता जैसा आज होता है। देखिए, मैं जिस समय मुझे पता लगा कि वहां पर कंपलसरी किया जा रहा है, मैंने वहां के मुख्यमंत्री को कहा कि कंपलसरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वंदे मातरम कहीं होगा तो उसका कोई विरोध करेगा या कहेगा कि मैं स्कूल से बच्चों को हटा दूंगा। उसके परिणाम स्वरूप तो क्या होगा, आज हम वंदे मातरम इस सदन में करते हैं, हर सेशन शुरू होता है जनगण मन से शुरू होता है, हर सेशन समाप्त होता है तो वंदे मातरम से समाप्त होता है, तो क्या यहाँ के सदस्य जो हैं उसके विरोध में निकल करके चले जाएंगे? इन दोनों बातों में अंतर समझिए। कंपल्शन करना एक चीज है जिसके बारे में मेरी अपनी राय है जो मैंने उनको बताई, लेकिन विरोध करने के बारे में भी मेरी राय है। मैं कहना चाहूंगा आज के No, please. Let me recall that this matter was discussed at considerable length in the Constituent Assembly. ये जो इशू है वंदे मातरम का, वह काफी डिस्कस हुआ था। तब भी कुछ लोगों ने कहा कि ये वंदे मातरम नहीं होना चाहिए,
और फिर कुल मिलाकर के सबसे चर्चा करने के बाद तय हुआ कि नेशनल एंथम जो है वो हम जन गण मन को करते हैं, दोनों के बीच में था। लेकिन I'll read out from the Constituent Assembly debates. This is President Dr. Rajendra Prasad on 24th January 1950. 26 को formally implement हो गया Constitution. 2 days, this was the last day of the session, and everything had been settled. The President says, there is one matter which has been pending for discussion, namely the question of the national anthem. At one time, it was thought that the matter might be brought up before the House and a decision taken by the House by way of a resolution. लेकिन फिर उन्होंने सबसे चर्चा करके और फिर जिस नतीजे पर पहुंचे उसका जिक्र किया. But it has been felt that instead of taking a formal decision by means of a resolution, which would mean division and a vote, it is better if I make a statement with regard to the national anthem reflecting the consensus of the House. I am not saying it, but meaning that. Accordingly, I make this statement. And क्या कहा उन्होंने? The composition consisting of the words and music known as Jana Gana Mana is the national anthem of India, subject to such alterations in the words as the government may authorize as occasion arises. And the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honored equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it. Now, this is the decision announced by the chairman as President Rajendra Prasad on behalf of the whole House, and there is applause in the House. और इसीलिए बहुत सालों तक यहाँ पर जनगण मन नहीं होता था, बहुत सालों तक कुछ भी नहीं होता था. एक दिन जब श्री शिवराज पाटिल यहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने जनरल पर्पसेस कमेटी की एक मीटिंग बुलाई और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, शायद महाराष्ट्र की विधानसभा में होता होगा. उन्होंने प्रस्ताव रखा और उसके बाद सब लोगों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया, और सर्वसम्मति से स्वीकार किया, वो उसका निर्णय सर्कुलेट हो गया. उसके बाद कुछ लोगों ने चिट्ठी लिख करके आपत्ति की. तब मैं भी मिला शिवराज जी से. मैंने कहा कि वैसे मैंने कभी आग्रह नहीं किया वंदे मातरम करने का, आपने सर्वसम्मत निर्णय किया, अब कोई विरोध करेगा तो फिर ये बात ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा. और फिर हम भी उस समय 119 मेंबर थे और हमने कहा कि हमको कहीं सोचना पड़ेगा कि हम 119 खड़े होकर के हम वंदे मातरम गाएं, ये नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, निर्णय हो गया है, वो निर्णय कार्यान्वित होगा. और वो निर्णय उन्होंने कार्यान्वित किया. उनको इस बात का अभिनंदन है, और इस हाउस का भी अभिनंदन है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की जो सचमुच तो 1947 के तुरंत बाद होनी चाहिए थी. 47 के बाद मुझे याद है कि सिनेमाओं में वंदे मातरम नहीं, जनगण मन होता था. लेकिन हिंदुस्तान में हमारा जो सॉफ्ट स्टेट है और हमारी जो प्रकृति है उसके अनुरूप, क्योंकि कुछ लोग उस समय अनादर करते हुए चले जाते थे, इसीलिए सरकार ने निर्णय किया, अरे बंद करो, ये सिनेमा में दिखाना बंद करो, लोग आदर नहीं करते. दुनिया के सारे देशों में अगर कोई राष्ट्रगान का अनादर करता है तो सरकार का चिंतन होता है कि इस अनादर को रोको, उस अनादर के सामने झुको नहीं. हमारे यहाँ पर प्रवृत्ति यह है कि कोई अनादर करता है तो अरे इतना बड़ा देश है, अब कितने लोगों को रोक सकते हैं, सिनेमा में चले जाएंगे. मैं मानता हूं कि इन 50 सालों में यह जो रवैया रहा है हमारे राष्ट्रीय सम्मान के चिन्हों के प्रति, वह भी एक कारण देश की कमजोरी का हुआ है. यह भी एक कारण देश के राज्य को भी हमने सॉफ्ट स्टेट बनाना शुरू कर दिया है. मैं विनम्रता से सभी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्र के सम्मान चिन्हों के बारे में बहस मत खड़ा करिए. कहीं कहीं पर कोई गलती थोड़ी बहुत हो जाए तो उस गलती को ठीक करने के लिए आप बताइए कि ये ठीक नहीं है, ऐसा करो वैसा करो. डोंट मेक दीज इश्यूज मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट. अगर आप पब्लिक डिबेट के इशू बनाएंगे तो निश्चित रूप से जिनको यह बात ज्यादा तीव्र लगती है, अब इसमें जनगण मन के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं किया है. अगर राजेंद्र बाबू ने किसी के लिए प्रयोग किया है तो वंदे मातरम के लिए कहा है कि जिसने कहा कि विच हैज प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम. आई डोंट वांट टू बोर यू, नहीं तो महात्मा गांधी के वक्तव्य निकालूंगा तो ऐसे वक्तव्य हैं इसके बारे में कि जिनकी तुलना नहीं की जा सकती.
क्योंकि उस समय के लोग जो थे वो समझते थे कि वंदे मातरम का क्या स्थान है, और आज वंदे मातरम के लिए कोई फतवा निकाले और उसका भी जय जयकार हो कि हाँ बहुत अच्छा किया, ठीक किया, और अगर उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चे छोड़ करके चले जाएं जहां पर वंदे मातरम होता है, तो उसकी प्रशंसा करना मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है। हाउ कैन यू प्लेज इट? कांट प्लेज इट, यू जस्ट कांट। और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा सभी से कि एट्रोसिटीज ऑन माइनॉरिटीज, ऐसा नहीं कहा। नहीं मदद वाला जी क्षमा कीजिएगा, Bharat Wala ji, please let him complete. No. नहीं, जरा गलत फहमी है इसके अंदर, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता था। अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की इजाजत न दें तो ये आपकी मर्जी है। मैं हर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की अब मैं इतना ही कहना चाहता था कि जिस कदर मुझे मालूम है और अखबारात पढ़कर मुझे मालूम है, वो ये है कि मौलाना अली मियां ने जो फतवा नहीं है, क्योंकि फतवा कोई जारी नहीं करता, एडवाइस जो दी वो ये कि अगर मुसलमान बच्चों को कंपलसरी किया जाए और इस बात पर मजबूर कर दिया जाए कि वो पढ़ें, तो फिर बेहतर ये होगा कि वो छोड़ दे इस स्कूलों को। मजबूरी की बात थी, ठीक है, कि सरस्वती वंदना, और इसके बाद कि अगर कोई मजबूर करता है, कोई कंपलसरी कि नहीं तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तो बात अलहदा है और वो शिर्क हो जाता है। उसकी बात उन्होंने कही थी। तो वही बात जो आपने पहले कंपल्शन के बारे में कही थी, वही कंपल्शन की बात है कि जो शिर्क पर बात जाकर पहुंचती थी, उन्होंने की थी, जहां तक कि मैं समझता हूं उनकी बात को। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि मुझे और कुछ विशेष नहीं कहना, सिवाय इस बात को फिर से दोहराने के कि जहां तक इस सरकार का सवाल है, इस सरकार, हाँ, वन कल्चर, ऑल राइट, आई विल गिव इट, आई एम ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि मैं उसका जिक्र करना चाहता था। 1961 में, मेरे मित्र सामने बैठे हैं, 1961 में AICC का सेशन एक मदुरई में हुआ था। मैंने पिछले दिनों, हाँ 61 में, और मैंने यह एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है, पब्लिकेशंस डिवीजन का, नेहरू जी के भाषणों का, उस भाषण में से मैं पढ़ते पढ़ते देखा कि उस AICC के सेशन के अवसर पर पंडित नेहरू ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही। मदुरई दक्षिण के उन नगरों में से है कि जो एक प्रकार से देवालयों का नगर है, मीनाक्षी का वहाँ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ पर उन्होंने कहा, इंडिया हैज फॉर एजेस पास्ट बीन अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेजेस। ऑल ओवर द कंट्री you find these ancient places from Badrinath, Kedarnath and Amarnath, high up in the snowy Himalayas down to Kanyakumari in the south. What has drawn our people from the south to the north and from the north to the south in these great pilgrimages? In these great pilgrimages. Or unhone, this is a question mark. And then he answers, it is the feeling of one country and one culture. And this feeling has bound us together. It's not my choice. Maybe. I'm not leading. Varaji, I'm not leading. I'm not leading. That had a different meaning altogether. Let me complete. Yes, you can disagree with Nehru, but I am sure our friends here cannot disagree with Nehru. And because Mr. Sangma belongs to the Congress, please, no, I am not. I've yielded enough. No. Everything can be replied, but reply at its own time. Today, let me complete. Sir, it is this feeling of one country and one culture, and this feeling has bound us together. Our ancient books have said that the land of Bharat is the land stretching from the Himalayas in the north to the southern seas. ये उमा भारती नहीं कह रही, पंडित नेहरू कह रहे. This conception of Bharat as one great land, which the people considered a holy land, has come down the ages and has joined us together. Even though we have had different political kingdoms
and even though we may speak different languages, this silken bond still keeps us together in many ways. ये जो रेशमी सूत्र है, और इसी को मैं संस्कृति का, प्लीज आई एम नॉट यूजिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर. Also said unity in diversity. Yes, yes, unity in diversity, but it is this unity, it is this silken bond which brings about unity. And therefore, I respect Tamil as much as I respect my own Sindhi or Hindi or Marathi. I respect various religions of the country. आपने बहुत सही कहा कि intolerance has no place in Hinduism. I would go further and say intolerance has no place in the culture of this country. It may have place in the culture of another country. It is not without significance. उस दिन हमारे कुछ मित्रों ने जब वो 85% की बात कही, हाँ, तो आपकी प्रतिक्रिया हुई, मेरे समझ में आई, क्योंकि उसमें से भाव ये निकलता था जैसे मानो इन 85% के कारण 15% को मानना पड़ा है. ये गलत बात है. मैं मानता हूं कि जो 15% भी यहाँ है, उन 15% का कल्चर भी वही है. उनका धर्म भले दूसरा होगा, मजहब दूसरा होगा, लेकिन टॉलरेंस बेसिक है, सब में है. और मैं किसी में फर्क आया है तो पॉलिटिक्स के कारण आया है, संस्कृति के कारण नहीं आया है. एंड शिवशंकर जी, आई हैड अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस लास्ट ईयर. मैं हैदराबाद गया और हैदराबाद में मुझे वहाँ के आर्च बिशप मिले, आर्च बिशप आर्लप्पा, और उन्होंने कहा कि आई टोटली एंडोर्स योर कंसेप्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म. एंड आई वुड से पर्सनली, उन्होंने कहा आर्च बिशप आर्लप्पा ने कि आई एम अ क्रिश्चियन बाय रिलीजन बट आई एम अ हिंदू बाय कल्चर. This is what he said. And when he said this, he was not referring to any narrow concept of Hinduism. जब हिंदू की कोई बात कहती है, इसीलिए अगर किसी ने कहा कि यह देश अगर सेक्युलर है, और 1947 में हम सेक्युलर बने, 1947 में जब विभाजन हुआ था, किस आधार पर हुआ था कि हिंदुओं का बहुमत कहाँ है, मुसलमानों का बहुमत कहाँ है, और हिंदू इन द नैरो कम्युनल सेंस, और उस आधार पर वो, और कितना रक्तपात हुआ, कितने लाखों करोड़ों लोग इधर से उधर गए, और पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक राज्य घोषित किया. और इस्लामिक राज्य की घोषणा का अर्थ है कि वहां पर जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो पहले दर्जे के नागरिक हैं, दूसरे जो हैं वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, और वो केवल इस्लाम के ही अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको वहां पर कोई स्थान नहीं. और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे डिबेट्स देख लीजिए, हजारों पेजेस के, किसी ने नहीं कहा है कि आप हिंदुस्तान को, इस देश को हिंदू राज घोषित करिए, किसी ने नहीं कहा. देयर वाज यूनानिमिटी कि इस देश में मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा. इस देश में सेक्युलरवाद का अर्थ अगर यही है कि मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सभी को बराबरी की गारंटी, सभी को सुरक्षा की गारंटी, तो मैं ये मानता हूं कि यह देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इतनी नहीं है जितनी हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति की देन है. और उस संस्कृति और परंपरा के कारण यह देश सेक्युलर है, और वह परंपरा, उसको आप भारतीय कहें, उसको आप हिंदू कहें, उसको आप इंडियन कहें, शब्दों के बारे में मेरा कोई झगड़ा नहीं है. लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो हिंदू की बात छोड़ करके हिंदू की बात मत करो, तो फिर उनको कहेगा ये धर्मचक्र कहां से आ गया, धर्मचक्र प्रवर्तन आए, यहां से निकालो. कितने बार पंडित जी गए, पंडित नेहरू गए, श्रीमती गांधी गई, विदेशों में जाती थी, यूनाइटेड नेशंस में भाषण देती थी, और आरंभ करती थी किसी ऋग्वेद की ऋचा से, किसी उपनिषद के श्लोक से शुरू करते थे, और किसी कोई ऐसा आपत्ति नहीं उठाता था कि आप सेक्युलर देश की हैं, आप ऋग्वेद की और उपनिषद की क्यों चर्चा करती हैं. लेकिन आज का जो वातावरण हम पैदा कर रहे हैं उसमें यह बात बढ़ रही है, और धीरे धीरे करके कोई अगर संस्कृत की बात करता है जैसे मानो अनर्थ कर दिया, कोई अगर सरस्वती वंदना का जिक्र करता है तो पता नहीं क्या कर डाला, ऐसा लगने लगता है. मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के भाव मत लाइए. यह देश एक है, और इस देश में मजहब अलग अलग हो सकते हैं, इस देश में भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इस देश की जो मूल संस्कृति है उसको कॉम्पोजिट कहिए, उसको वैराइड कहिए, लेकिन उसकी जो मूल यूनिटी है वह वही है कि जिसको ये जो उन्होंने एक सिल्कन
बॉन्ड कहा है, उन्होंने जो एक रेशमी रेखा कहा है, उसको मानिए। मुझे विश्वास है कि जहां तक सरकार है वह सरकार अपने दायित्व में कभी नहीं चूकेगी। अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा तो हम बीच में आएंगे, उस सरकार को भी कहेंगे, हम भी हस्तक्षेप करेंगे।